हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। दिया है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किया गया था। 1802 में किया गया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेवेरियन ने किया था। जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। तो दोस्तों, जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के किस भाग के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान के किस भाग के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जंतु के विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का दूसरा भाग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान का दूसरा भाग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पाठकों का अध्ययन किया जाता है। जो प्लांट्स नहीं होते उनका अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में जीवधारियों की लगभग कितनी जातियां भूमंडल पर विचरण कर रही है? तो लगभग दोस्तों, वर्तमान समय में जो जीवधारियों की लगभग जो 15 लाख उनकी जातियां हैं, वो जो है विचरण कर रही हैं। भारत में कितने पादप जातियां पाई जाती हैं? तो भारत में 45,000 से अधिक पादप जातियां पाई जाती हैं। भारत में कितनी जीव प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में लगभग 81,000, कितना 81,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जीव प्रजातियां जो पाई जाती है। और देखो, ये 45,000 क्या है, पादप जातियां हैं, और जो 81,000 है वो जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या जीव विज्ञान का रसायन विज्ञान तथा भौतिक से गहरा संबंध है? हाँ भाई, है क्यों नहीं, क्योंकि जीव विज्ञान का दोनों से संबंध है, रसायन विज्ञान से भी है और ये रसायन विज्ञान से भी है और भौतिक विज्ञान से। जीव विज्ञान का रसायन विज्ञान तथा भौतिक से गहरा संबंध होने पर कौन सी नई शाखाओं का जन्म होता है? तो जैव रसायन का जन्म होता है। किसका? बायोकेमिस्ट्री का जन्म होता है और जैव भौतिकी का जन्म होता है। जो बायोकेमिस्ट्री, जिसको जैव रसायन, और जैव भौतिकी का जन्म होता है। जीवों के द्वारा वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढाल लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपने जो वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेने की प्रक्रिया को हीमोस्टेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हीमोस्टेसिस कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन कब, कैसे तथा कहां से आया? तो इसका अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो अंतर्गत किया जाता है, ये जैव विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है कि जीवन कब और कैसे और कहां से आया। तो ये जैव विज्ञान के अंदर, जैव विकासीय विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसका जीव रसायन उद्भव सिद्धांत सर्वमान्य है? तो ओपेरियन का जो जीव रसायन विज्ञान है, ये सर्वमान्य है। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो पृथ्वी पर जीवन का उद्भव सर्वप्रथम समुद्री जल में हुआ। सर्वप्रथम विकसित जीव कौन से थे? तो सर्वप्रथम विकसित जीव रसोनुवर्त एवं, जिसको हम लोग केमोट्रॉप एवं अवायवी, जिसको एनाक्रोबिक बोला जाता है। संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण जीव जगत के 5 भाग कौन कौन से? तो दोस्तों, पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और चौथा पादप एवं जंतु। तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। जीवों का प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है?
तो जीवों का प्रमुख ऊर्जा स्रोत सूर्य है। क्या है दोस्तों? जीवों का प्रमुख ऊर्जा स्रोत सूर्य है। सबसे लंबा पेड़ कौन सा होता है? तो सबसे लंबा पेड़ यूकेलिप्टस रेगिन्स का होता है। सबसे छोटा पेड़ कौन सा होता है? तो सबसे छोटा पेड़ उल्फिया का होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक जीवधारी का शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन्हें कोसा मतलब सेल कहा जाता है। तो जो जीवधारी की छोटी छोटी इकाई मिलकर बनता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? सेल कहा जाता है। एक तरीके कोशिका कहा जाता है ना। जीव द्रव्य तथा केंद्रक किस में पाए जाते हैं? तो जीव द्रव्य तथा केंद्रक ये कोशिका में पाए जाते हैं, कोसा में। कोसा सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो कोसा सिद्धांत सर्वप्रथम स्लाइडेन एवं ये स्लाइडेन दोस्तों स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट, कोसा सिद्धांत के अनुसार कोसा जीव के संबंध में क्या है? तो कोसा सिद्धांत के अनुसार कोसा जीव जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। मानव शरीर में कौन सी कोसा सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर में तंत्रिका कोसा सबसे लंबी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली के द्वारा सन 1855 में किया गया था। किसके द्वारा? नागोली के द्वारा सन 1855 में किया गया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वसा की कितनी परतें होती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वसा की 2 परतें होती है। जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सी श्वसन जब होता है तब उसमें हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें सर्वमान्य होती है, उसकी जरूरत होती है, मतलब उसकी आवश्यकता होती है। किस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों जो अनाक्सी श्वसन होती है उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। ग्लूकोज का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? तो ग्लूकोज का सर्वाधिक उपयोग श्वसन में होता है। किसमें होता है दोस्तों? श्वसन में होता है। जंतु तथा पादपों की गहराई में स्थित ऊतक कौन सा श्वसन करते हैं? तो जंतु तथा पादपों की गहराई में स्थित ऊतक अनाक्सी श्वसन करते हैं। कौन से श्वसन? अनाक्सी श्वसन करते हैं। जीवधारियों को निश्चित नियमों के आधार पर वर्गीकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो जीवधारियों को निश्चित नियमों के आधार पर वर्गीकृत करने की क्रिया वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। कौन सी विज्ञान? वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो जीवों का वर्गीकरण समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। जीवों के परस्पर संबंधों का ज्ञान किससे होता है? तो जीवों के वर्गीकरण से होता है। किससे होता है? जीवों के वर्गीकरण से होता है। प्रारूपिक जीव के अध्ययन से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रारूपिक जीव के अध्ययन से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो समूह के प्रकृति की जानकारी प्राप्त होती है। भ्रूण की दृष्टि से समान जीवधारी किस प्रकार के जीव कहलाते हैं?
तो भ्रूण की दृष्टि से समान जीवधारी समजात जीव के आकार के कहलाते हैं। कौन से? समजात जीव के आकार के कहलाते हैं। कौन सा जीव सर्वव्यापी जीव कहलाता है? तो मोनेरा जीव सर्वव्यापी जीव कहलाता है। प्रोटिस्टा जगत की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो प्रोटिस्टा जगत की परिकल्पना हीकल ने किया था। किसने किया था? हीकल ने किया था। प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटी किन जीवों के बीच की संयुग्मी कड़ी है? तो प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटी जो मोनेरा तथा जटिल जीवों के बीच की एक कड़ी है। वायु से कितनी ऑक्सीजन प्रोटिस्टा के द्वारा प्राप्त होती है? तो वायु से ये 80% जो ऑक्सीजन है वो प्रोटिस्टा के द्वारा प्राप्त होती है। समुद्र तल के जीव क्या कहलाते हैं? तो समुद्र तल के जीव बौद्धिक कहलाते हैं। कौन सा? बौद्धिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल की ऊपरी सतह के जंतु क्या कहलाते हैं? तो जल की ऊपरी सतह के जंतु पैलाजिक कहलाते हैं। युग्मित पंख वाले जलीय जंतु कौन से होते हैं? तो युग्मित पंख वाले जलीय जंतु मछलियां होती है। जब कोई जंतु अपने मल को खाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों जब कोई जंतु अपने मल को खाता है तो यह प्रक्रिया स्वाभिष्ट भोजिता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्वाभिष्ट भोजिता कहलाती है। स्वाभिष्ट भोजिता का लक्षण किसमें पाया जाता है? तो स्वाभिष्ट भोजिता का लक्षण खरगोश में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? खरगोश में पाया जाता है। जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। जंतु की शाखाएं हैं। तो जंतु की शाखाएं, अब देखो दोस्तों, अब जंतु की शाखाएं के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो जंतु की शाखा में शरीर की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो आकारिकी, जो मोरोफोलॉजी बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? मोरोफोलॉजी। इसका मतलब होता है आकारिकी का अध्ययन, मोरोफोलॉजी में। शारीरिक तथा ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिक तथा ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन ये औतिकी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन जंतु की किस शाखा में किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन कोशिका विज्ञान में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? कोशिका विज्ञान में किया जाता है। तो जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के अध्ययन को शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, जीव जंतुओं को समानताओं के आधार पर अलग अलग करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीव जंतुओं को समानताओं के आधार पर, जो जीव जंतु हैं उनके समानताओं के आधार पर जो अलग अलग अध्ययन किया जाता है, अलग अलग मतलब वर्गीकृत किया जाता है, तो उसका क्या होता है? वर्गीकरण कहलाता है। जंतु विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जंतु विज्ञान की शाखा के अंतर्गत जंतुओं का व्यवहार इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इथोलॉजी कहलाता है। सरल संरचना से जटिल संरचना वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सरल संरचना से जटिल संरचना वाले जीवों के अध्ययन को उद्विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की उत्पत्ति के इतिहास का अध्ययन किस नाम से किया जाता है? तो जीव जंतुओं की उत्पत्ति के इतिहास का अध्ययन
जातिकी के विज्ञान से किया जाता है। आनुवांशिकी लक्षणों का वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकी लक्षणों का वंशानुगति आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी के नियमों द्वारा मानव जाति के सुधार पर अध्ययन क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकी के नियमों द्वारा मानव जाति के सुधार का अध्ययन सृजनिकी कहलाता है। मानव जाति के विकास का वातावरण के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मानव जाति के विकास पर वातावरण के प्रभाव के अध्ययन को यूथेनिक्स कहा जाता है। यूथेनिक्स कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक रोगों का निवारण करके मानव जाति सुधार के अध्ययन क्या कहलाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक रोगों का निवारण करने वाले मानव जाति के सुधार का अध्ययन यूफेनिक्स कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? यूफेनिक्स कहा जाता है। पृथ्वी पर जीव जंतुओं के वितरण का अध्ययन कहाँ से किया जाता है? तो पृथ्वी पर जीव जंतुओं के वितरण का अध्ययन प्राणी भूगोल से किया जाता है। किससे किया जाता है? प्राणी भूगोल से किया जाता है। अंडे का गर्भ से बाहर आना अथवा जीव जातियों के जन्म की पूर्व की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो अंडे का गर्भ से बाहर आना अथवा जीव जातियों के जन्म की पूर्व की अवस्था को भ्रूण कहा जाता है। जीवन वृत्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवन वृत्त का अध्ययन ओंटोजेनी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ओंटोजेनी कहलाता है, जिसको लाइफ साइकिल कहा जाता है। लाइफ साइकिल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओंटोजेनी कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मांसपेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहा जाता है। अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। उपास्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उपास्थि का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। रुधिर एवं रुधिर रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रुधिर एवं रुधिर रोगों के अध्ययन को हीमेस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हीमेस्टोलॉजी कहा जाता है। आंतरिक अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंतरिक अंगों का अध्ययन स्प्लेन्कोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्प्लेन्कोलॉजी कहा जाता है। दांतों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों से संबंधित अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। रक्त के सीरम तथा रुधिर आदान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के सीरम तथा रुधिर के आदान के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। करोटी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो करोटी के अध्ययन को क्रेनियोलॉजी कहा जाता है, जिसको स्कल बोलते हैं। स्कल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो क्रेनियोलॉजी कहा जाता है। हृदय की संरचना एवं कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हृदय की संरचना एवं कार्यविधि के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अंग विज्ञान के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो अंग विज्ञान के अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहा जाता है। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्तों? कैरियोलॉजी कहेंगे।
दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? इम्यूनोलॉजी कहा जाएंगे। कम तापक्रम पर जीवधारियों को सुरक्षित रखने की विधि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्रायोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रायोबायोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म से संबंधित अध्ययन को जीवाश्मिकी कहा जाता है। शरीर के रचनात्मक संगठन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शरीर के रचनात्मक संगठन के अध्ययन को टेक्टोलॉजी कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को टेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेटोलॉजी कहा जाता है। जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ एवं शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन किस विज्ञान में पाया जाता है? तो जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ एवं शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन विश्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का अध्ययन एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एंजाइमोलॉजी कहा जाता है। जैव शरीर की रासायनिकी को क्या कहा जाता है? तो जैव शरीर की रासायनिकों को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिकी का अध्ययन किस विज्ञान से प्राप्त होता है? तो आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिकी का अध्ययन आणविक जीव विज्ञान से संबंधित है। क्या कहा जाता है? आणविक जीव विज्ञान। जंतुओं के शरीर पर निम्न ताप पर होने वाले प्रभाव के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। जो जंतुओं के शरीर पर निम्न ताप पर होने वाले प्रभाव के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। जंतुओं की त्वचा पर अध्ययन क्या कहलाता है? तो जंतुओं की त्वचा पर अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान एवं विषाणु विज्ञान के अंतर्गत किस प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है? तो जीवाणु विज्ञान एवं विषाणु विज्ञान के अंतर्गत अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। मादा जीवधारियों के प्रजनन अंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मादा जीवधारियों के प्रजनन अंगों के अध्ययन को गायनेकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे? गायनेकोलॉजी कहा जाता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों तथा कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों तथा कारणों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। जंतुओं के शरीर पर आयु के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जंतुओं के शरीर पर आयु के प्रभाव के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परजीवी जीवों का अध्ययन परजीविका कहा जाता है। परजीविका कहलाता है। ट्यूमर नामक रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्यूमर नामक रोग का अध्ययन टेरटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? टेरटोलॉजी कहा जाता है। जंतुओं के कान, नाक एवं गले के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जंतुओं के नाक, कान एवं गले के अध्ययन को राइनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? राइनोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। कैलोलॉजी, जो क्योंकि सुंदरता का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जो इसमें इसको कैलोलॉजी कहा जाता है। जीवों पर विकिरण के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवों पर विकिरण के प्रभाव के अध्ययन को रेडियो बायोलॉजी अथवा एक्टिनोबायोलॉजी कहा जाता है।
अथवा क्या बोला जाता है दोस्तों, जो जीवों के विकिरण के प्रभाव के अध्ययन को किया जाता है उसे रेडियो बायोलॉजी अथवा रेक्टिनोबायोलॉजी कहा जाता है। आगे दोस्तों, सरोवर, तालाब एवं झीलों आदि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो सरोवर, तालाब एवं झीलों आदि के अध्ययन को सरोवर विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान की शाखा के अंतर्गत प्रोटोजूलॉजी किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के शाखा के अंतर्गत प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजोआ के अध्ययन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? प्रोटोजोआ के अध्ययन को कहा जाता है। स्पंजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्पंजों के अध्ययन को पैरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पंजों के अध्ययन को पैरोलॉजी कहा जाता है। सिलेंट्रोफाइलम के जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिलेंट्रेटाफाइलम के जंतुओं के अध्ययन को निडोलॉजी कहा जाता है। चपटे कृमियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चपटे कृमियों के अध्ययन को हेलमिन्थोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? हेलमिन्थोलॉजी कहा जाता है। आगे दोस्तों दिया है, गोल कृमियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गोल कृमि जिसे हम लोग नेमाटोडीज बोलते हैं ना, नेमाटोडीज बोलते हैं, तो नेमाटोलॉजी कहा जाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान कहा जाता है। चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ियों के अध्ययन को एरक्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? कई बार पूछा गया, एरक्नोलॉजी कहा जाता है। मोलस्का संघ के जंतुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मोलस्का संघ के जंतुओं के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? माइकोलॉजी कहेंगे। मछली तथा मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मछली तथा मछली पालन के अध्ययन को एक्थियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? एक्थियोलॉजी कहा जाता है। उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उभयचर तथा सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सरीसृपों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। लिजार्ड्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिजार्ड्स के अध्ययन को सोरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? सोरोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान के अंतर्गत आता है। पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के घोंसलों के अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? नीडोलॉजी कहा जाता है। स्तनधारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्तनधारियों के अध्ययन को मैमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? मैमोलॉजी कहा जाता है। तालाब, पोखरों तथा झीलों इत्यादि में पाए जाने वाले जंतुओं तथा पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो तालाब, पोखरों तथा झीलों इत्यादि में पाई जाने वाले जंतुओं तथा पौधों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। उड़ने वाले जंतुओं की शारीरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उड़ने वाली जंतुओं के शारीरिक संरचना के अध्ययन को एरोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहेंगे? एरोबायोलॉजी कहा जाता है। समुद्री जीवधारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो समुद्री जीवधारियों के अध्ययन को ओशोनोग्राफी कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? ओशोनोग्राफी कहा जाता है। अंतरिक्ष का जीवधारियों पर उड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष का जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को स्पेस बायोलॉजी कहा जाता है। स्पेस बायोलॉजी कहा जाता है। क्रोमोसोम पर पट्टियों के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो क्रोमोसोम पर पट्टियों के आधार पर वर्गीकरण को कैरियोटेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहेंगे? कैरियोटेक्सोनॉमी कहा जाता है।
प्राणी शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्राणी शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया दोस्तों। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? नीली व्हेल। सबसे भारी स्तनधारी कौन है दोस्तों? तो वो भी नीली व्हेल है। सबसे बड़ा प्राइमेट कौन है? गोरिल्ला है। कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा प्राइमेट गोरिल्ला है। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है। सबसे बड़ा मोलास्का कौन है? तो दैत्य स्क्विड है। कौन है दोस्तों? दैत्य स्क्विड है। सबसे बड़ा अंडा क्या इसका होता है दोस्तों? तो सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच का होता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थलीय जो बात करेंगे तो हाथी है। सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है ना, तो कौन है दोस्तों? ग्रेट बेरियन रीफ, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन है? ग्रेट बेरियन रीफ है, वो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा नर्व जो है वो कहाँ है? तो वेगस में, सॉरी वेगस, वेगस इसको बोला जाता है, भी से लिखा हुआ, हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। सबसे बड़ा लाल रक्त कण आरबीसी कौन है दोस्तों? तो एम्फी, कौन है दोस्तों यहाँ पे? तो हो जाएगा यहाँ पे एम्फीयूमा हो जाएगा। तो कौन सा होगा दोस्तों? एम्फीयूमा हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत, जिगर जिसको बोलेंगे। भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम है, तो भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम तारापुर है। कहाँ पे? इस समय मुंबई में। सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है। ये कहाँ पड़ता है? भरतपुर, जिसको केवला देव के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य तो ये राजस्थान में। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। सबसे बड़ा हृदय जिराफ, सबसे बड़ा हृदय जो है वो कहाँ पे है? किसका होता है दोस्तों? तो वो जिराफ का होता है। किसका होगा? वो सबसे बड़ा हृदय जो होता है वो जिराफ का होता है। तो दोस्तों किसका होगा सबसे बड़ा हृदय? जिराफ का होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा वर्टिब्रा कौन सा होता है? तो लंबर होता है सबसे बड़ा वर्टिब्रा। सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? तो सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? श्रेयू है। तो सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड। कौन है दोस्तों सबसे छोटा पक्षी? तो हर्मिंग बर्ड। आगे दोस्तों, सबसे छोटा एप कौन है? तो सबसे छोटा एप गिब्बन है। कौन है दोस्तों सबसे छोटा? तो गिब्बन है। सबसे छोटा आरबीसी दिया है यहाँ पे, तो किसका है दोस्तों? ये मस डियर का है। सबसे छोटा प्रोटोजोआ बैबेरिया। सबसे छोटा जो संघ है फाइलम जिसको बोलते हैं तो फेरीफेरा। सबसे छोटा वर्ग एम्फीबिया। सबसे छोटी कोशिका स्कैम्यूला। सबसे छोटा बैक्टीरिया डायलिस्टेर, जो 2 माइक्रोन का होता है। किसका होता है दोस्तों? 2 माइक्रोन का होता है। सबसे छोटा विषाणु फूट माउथ वायरस ऑफ कैटल है, जो 15 से 20 माइक्रोन का होता है, एमयू होता है ना। सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? तो सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी मनुष्य होता है। द्वितीय सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी कौन सा है? तो द्वितीय सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी यहाँ पे डॉल्फिन है। कौन होगा दोस्तों? डॉल्फिन। सर्वाधिक बुद्धिमान लंगूर चिंपैंजी है। सर्वाधिक व्यस्त अंग कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यस्त अंग हृदय है। कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक व्यस्त हृदय है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों, है ना। तो आर्थ्रोपोडा का जीवित जीवाश्म है, तो आर्थ्रोपोडा का जीवित जीवाश्म लेमुलस है।
मछली का जीवित जीवाश्म क्या है? तो मछली का जीवित जीवाश्म लैटिमेरिया है। कौन सा है दोस्तों? लैटिमेरिया है। सरीसृप का जीवित जीवाश्म है। तो सरीसृप का जीवित जीवाश्म स्फेनोडॉन है। पैर विहीन लिजार्ड है। तो पैर विहीन लिजार्ड आफियोसारस है। दंत विहीन स्तनधारी है। तो दंत विहीन स्तनधारी स्पाइनी एंड इंटर है। हाल ही में विलुप्त हुआ पक्षी कौन सा है? तो हाल ही में विलुप्त हुआ पक्षी डोडो है। कौन सा है दोस्तों? डोडो है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी होता है। शरीर में कुल कोशिकाएं होती है जिसको सेल बोलते हैं। तो शरीर में कुल कोशिकाएं 60 अरब कोशिकाएं। शरीर में कुल आरबीसी है। तो शरीर में कुल आरबीसी 25 करोड़ आरबीसी है। कितनी है दोस्तों? 25 करोड़ आरबीसी है। यकृत में कुल लाब्यूल्स है। तो यकृत में कुल लाब्यूल्स 10 लाख है, 10 लाख। फेफड़ों में कुल एल्वियोलॉजी है। तो फेफड़ों में कुल एल्वियोलॉजी 18 करोड़ है। जरायूज आर्थ्रोपोड्स है। तो कौन है दोस्तों? जरायूज आर्थ्रोपोड्स बिच्छू है। जरायूज यूरोडेला है। तो जरायूज यूरोडोला सेलामेंडेरा है। कौन है दोस्तों? सेलामेंडेरा है। अंडज है। तो अंडज इग्डीना है। कौन सा है दोस्तों? इग्डीना। जरायूज मछली है। तो जरायूज मछली जो है यहाँ पे स्कोलियोडॉन है। जरायूज सांप है। तो जरायूज सांप वाइपर, रसेल और समुद्री सांप है। वाइपर, रसेल और समुद्री सांप है। आदिम प्राइमेट, आदिम प्राइमेट है दोस्तों। तो आदिम प्राइमेट लेम्यूर है। आदिम मोलस्का है। तो आदिम मोलस्का कीटोडर्मा, कीटोडर्मा। आदिम आर्थ्रोपोड्स तो पेरीपेट्स। आदिम आर्थ्रोपोड्स क्या है? पेरीपेट्स। आदिम एनिलिड्स है। तो पोलियोगैरिडियम है। पोलियोगैरिडियम। आदिम हेलमिथ है। तो आदिम हेलमिथ प्लेनेरिया है। आदिम रेप्टाइल्स है। तो आदिम रेप्टाइल्स स्फेनोडॉन है। आदिम स्तनधारी है। तो आदिम स्तनधारी इंकिडिना है। कहाँ है दोस्तों? इंकिडिना है। आदिम ऐप है। तो आदिम ऐप गिब्बन है। तेज दौड़ने वाला स्तनधारी कौन है? तो तेज दौड़ने वाला स्तनधारी चीता है। तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइन टेल और शिफ्ट ऑफ जापान है। तेज दौड़ने वाला सांप कौन सा है दोस्तों? तो तेज दौड़ने वाला सांप मोम्बा है। ये कहाँ का है दोस्तों? अफ्रीका का है। मोम्बा कहाँ का है दोस्तों? अफ्रीका का है। तेज तैरने वाला मछली कौन सी है? तो तेज तैरने वाली मछली स्नेल फिश है। स्नेल फिश है। मानव शरीर में कुल हड्डी दोस्तों अब आता है नेक्स्ट टाइप का है हमारे शरीर का प्रमुख जो अद्भुत तथ्य है इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे शरीर में जो कुछ प्रमुख अद्भुत तथ्य। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, 23। नाखून प्रतिदिन कितने इंच बढ़ता है? तो नाखून प्रतिदिन 0.715 इंच बढ़ता है, 0.714 बढ़ता है। दूध के दांतों की कुल अस्थायी संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की कुल अस्थायी संख्या 20 होती है। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है?
तो एक वयस्क मनुष्य के मुंह में दांतों की कुल संख्या 32 होती है, 32। मनुष्य के शरीर का श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर की श्रव्यता सीमा 20 हर्ट्ज होती है, 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है, 20 से 20,000 तक होती है। और 20 से कम जो होती है दोस्तों, कुत्ता और बिल्लियों की होती है, सांपों की होती है 20 से कम। देखते हैं थोड़ा सा भी अगर हल्का सा आवाज हुआ तो कुत्ते उड़ जाते हैं, है ना। क्योंकि जैसे भूकंप, जिस चूहा भी है, भूकंप आता है तो पहले भूकंप किनको पता चलता है? कुत्तों को पता चलता है, बिल्ली या छोटी सब इनको पता चलता है। और 20,000 हर्टा से किसका अधिक होता है? वो चमगादड़ वगैरह का होता है ना, चमगादड़ का। क्योंकि इसको जो 20 से 20,000 हर्टज तक होता है इसको बोलते हैं श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और 20 से कम को अपश्रव्य बोलते हैं। और 20,000 से अधिक को पराश्रव्य बोला जाता है। शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाएं कितनी होती है? तो शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है, 31। शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाएं कितनी होती है? तो शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण मोनोसाइट होता है। कौन सा है? तो दोस्तों मोनोसाइट होता है। प्रतिदिन प्रवाहित होने वाली लार की मात्रा कितनी होती है? तो प्रतिदिन प्रवाहित होने वाली लार की मात्रा 800 मिली से 1500 मिली तक होती है। शरीर में अमावस्या रक्त कितना होता है? तो शरीर में आमाशय रक्त कितना होता है? तो शरीर में जो आमाशय रक्त होता है वो 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक होता है। 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक होता है। शरीर में पित्त रस की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर में पित्त रक्त की मात्रा 0.8 से 0.12 लीटर होती है। सॉरी, 0.8 से 1.2 लीटर, मतलब 0.8 से कितना होती है दोस्तों? तो 1.2 लीटर तक होती है शरीर में पित्त रस की मात्रा जो होती है। आगे दोस्तों नेक्स्ट, अमाशय खाली होने में लगने वाला समय क्या है? तो अमाशय खाली होने में लगने वाला समय ये 2.5 घंटा होता है, 2.5 घंटा। गाल ब्लैडर की क्षमता कितनी होती है? तो गाल ब्लैडर की क्षमता 50 मिली होती है, 50। सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता शरीर के किस भाग में होती है? तो सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता शरीर के यकृत भाग में होती है। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता शरीर के किस भाग में होती है? तो सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता शरीर की मस्तिष्क कोशिका में होती है। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है दोस्तों? तो शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका सियाटिक होती है। कौन सी होती है? सियाटिक। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। कौन सा होता है दोस्तों? त्वचा होता है। शरीर की सबसे पतली त्वचा को क्या कहा जाता है? तो शरीर की सबसे पतली त्वचा को कंजक्टिवा कहा जाता है। पुरुषों के शरीर में उपापचय की दर क्या होती है? तो पुरुषों के शरीर में उपापचय की दर 40 कैलोरी से, मतलब 40 कैलोरी प्रति घंटा वर्ग मीटर होती है। कितनी होती है? 40 कैलोरी प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर होती है। महिलाओं के शरीर में उपापचय की दर क्या होती है? तो महिलाओं के शरीर में उपापचय की दर कितनी होती है? 36 कैलोरी होती है, 36 कैलोरी प्रति घंटा वर्ग मीटर होती है। शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? तो शरीर में रक्त का पीएच 7.35 क्षारीय होता है, मतलब 3.5 होता है जो शरीर में पीएच होता है। और क्या होता है दोस्तों? रक्त जो वो क्षारीय होता है। शरीर में मूत्र का पीएच कितना होता है? तो शरीर में जो मूत्र का पीएच मान होता है वो 6 होता है, अम्लीय होता है दोस्तों मूत्र। शरीर में आमाशय रस का पीएच कितना होता है? तो शरीर में आमाशय रस का जो पीएच होता है वो 1.4 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1.4 होता है। शरीर में पित्त का पीएच कितना होता है?
तो शरीर में पित्त का पीएच 7.5 होता है, क्षारीय होता है। शरीर में अग्नाशय रस का पीएच कितना होता है? तो शरीर में अग्नाशय रस का पीएच 8.5 होता है, जो क्षारीय होता है। वृक्क का औसत आकार कितना होता है? तो वृक्क का औसत आकार 11 सेंटीमीटर लंबा होता है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एवं 3 सेंटीमीटर मोटा। तो 11 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। शरीर में वृक्क की संख्या कितनी है? तो शरीर में वृक्क की संख्या, जिसको किडनी बोला जाता है, कितनी है? 2 है। शरीर में दोनों वृक्क मिलकर कितना रक्त प्रतिदिन फिल्टर करते हैं? तो शरीर में दोनों वृक्क मिलकर प्रतिदिन लगभग 1.3 लीटर ब्लड फिल्टर करते हैं। शरीर में वृक्काणुओं की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में वृक्काणुओं की संख्या 20 लाख तक होती है। कितनी होती है? 20 लाख तक। शरीर में जल का भार संपूर्ण शरीर के भार से कितना होता है? तो शरीर में जल का भार संपूर्ण शरीर के भार से 65% होता है, 65। शरीर में प्रतिदिन कुल कितना जल उत्सर्जित होता है? तो शरीर में प्रतिदिन 2.6 लीटर जल उत्सर्जित होता है। पुरुषों में मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो पुरुषों में मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम होता है। कितना होता है? 1380 ग्राम होता है। महिलाओं में मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो महिलाओं में मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम होता है। कितना होता है? 1250 ग्राम होता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की कुल संख्या लगभग 10 बिलियन होती है। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स मध्य कर्ण में स्थित हड्डी, इसकी लंबाई 2.6 से 3.6 मिलीमीटर तक होती है। एक घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या पुरुषों में कितनी होती है? तो 40 से 60 लाख तक होती है। कितनी होती है? 40 से 60 लाख तक होती है। एक घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या महिलाओं में कितनी होती है? तो एक घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या महिलाओं में 40 से 50 लाख होती है। कितनी होती है? 40 से 50 लाख होती है। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त का जीवन काल 100 से 120 दिन तक का होता है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन तक का होता है। पुरुषों में हृदय का भार कितना होता है? तो पुरुषों में हृदय का भार लगभग 300 ग्राम तक होता है। महिलाओं में हृदय का भार कितना होता है? तो महिलाओं में हृदय का भार लगभग 250 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो मनुष्य के शरीर में सिस्टोलिक रक्तचाप 120 मिलीमीटर Hg होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो मनुष्य के शरीर में डायस्टोलिक रक्तचाप 80 मिलीमीटर होना चाहिए। पुरुषों में सामान्य हृदय गति क्या होनी चाहिए? तो पुरुषों में सामान्य हृदय गति 70 से 72 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। महिलाओं में सामान्य हृदय गति क्या होनी चाहिए? तो महिलाओं में सामान्य हृदय गति 74 से 82 बार प्रति मिनट होनी चाहिए, मतलब 74 से 82 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। नवजात शिशु में दोस्तों क्या है? नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति क्या होनी चाहिए?
तो नवजात शिशु में सामान्य हृदय गति 120 से 140 बार प्रति मिनट होनी चाहिए। हृदय द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो हृदय द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 8 से 10 मिलीमीटर 8 से 10 मिली प्रति मिनट होनी चाहिए। रक्त परिसंचरण में लगने वाला कुल समय कितना होता है? तो रक्त परिसंचरण में लगने वाला कुल समय 22 सेकेंड होता है। एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है? तो एक स्वस्थ पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 60 ग्राम प्रति 100 घन सेंटीमीटर तक होती है। एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम मतलब एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम प्रति 100 घन सेंटीमीटर रक्तचाप होना चाहिए, रक्त होना चाहिए। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है जिसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ ग्रुप का होता है। सर्वग्राही रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो होता है कौन सा ग्रुप का होता है दोस्तों? तो ए बी ग्रुप का होना चाहिए। सर्वदाता ओ को बोलते हैं और सर्वग्राही मतलब सर्वग्राही का मतलब होता है कि जो सभी से ब्लड ले सके, ए बी होता है। और सर्वदाता वो होता है जो सबको दे सकता है, तो सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही ए बी है। आगे है दोस्तों, इसके आगे मानव शरीर में श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो मानव शरीर में श्वसन दर प्रति मिनट 16 से 20 बार होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक सांस में कितनी हवा खींचता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य एक सांस में 500 मिलीलीटर हवा खींचता है। शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोरियंस होती है, जो गुर्दे के नीचे पेल्विन से होकर जांग तक पहुंचती है, जांग में घुटने तक पहुंचती है। शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। कौन सी होती है दोस्तों? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर में सबसे छोटा मांसपेशी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिड्स होती है, मध्य जो कान की होती है। शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर वेना कावा है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी एब्डामिनल एवो एरेटा है। वयस्क पुरुष एवं महिला की ऊंचाई के अनुसार, है ना, वयस्क पुरुष एवं महिला की ऊंचाई के अनुसार वजन। अब देखते हैं दोस्तों, वयस्क पुरुष में महिलाओं की ऊंचाई के अनुसार जो वजन होता है। अगर बात करें जब आपकी लंबाई हो कितनी 147 सेंटीमीटर, तो उस समय पुरुष का नहीं दिया है, महिला का है। कितना होता है ये 46 होता है ना। महिलाओं कितना होता है? 46। वजन इसका दिया है ये पुरुष किलोग्राम में और महिला किलोग्राम में दिया है दोस्तों। इसको छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों, कोई मतलब इसका नहीं। अब आते हैं पाचन तंत्र में, है ना। उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे एक बार रीड कीजिएगा, कोई मतलब नहीं उसका। डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, पाचन तंत्र। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का लगभग 65% होती है, 65%। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो स्तनधारियों के लार में टाइलिन एंजाइम होता है। क्या रक्त स्तनधारियों को लार का टाइलिन नामक एंजाइम जो हल्का अम्लीय होता है दोस्तों? हाँ, हल्का अम्लीय होता है। जो लार का टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो हल्का अम्लीय होता है। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। पैनक्रियाज को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो उत्तेजित करने वाला जो पैनक्रियाज के पाचन को उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन को
सिक्रिटिन कहा जाता है। लैंगरहैंस के दूध जो इंसुलिन का स्राव करते हैं कहाँ स्थित होते हैं? तो अग्नाशय में स्थित होते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलने का कार्य लीवर के द्वारा किया जाता है। क्या एंजाइम की अनुपस्थिति में भोजन का पाचन संभव है? तो एंजाइम की उपस्थिति में भोजन का पाचन संभव, सॉरी, क्या एंजाइम की अनुपस्थिति बोला है, उपस्थिति नहीं दोस्तों, अनुपस्थिति मतलब प्रेजेंट नहीं, अनुपस्थिति में भोजन का पाचन संभव है दोस्तों? तो नहीं संभव। जब तक एंजाइम नहीं होगा तब तक भोजन का पाचन नहीं होगा। आगे, HCl के कोई दो कार्य बताइए जो जीवाणु को नष्ट करना एवं भोजन को जीवाणुनाशक करना होता है। तो कौन कौन सा है दोस्तों? हाँ, क्या एंजाइम रासायनिक प्रक्रियाओं में समाप्त हो जाते हैं? हाँ। तो दोस्तों जो HCl के दो कार्य हैं कौन कौन से? जो जीवाणु को नष्ट करना, जीवाणु को नष्ट करना एवं भोजन को जीवाणुनाशक करना, यही इसके दो प्रमुख कार्य होते हैं HCl के, जीवाणु को नष्ट करना और भोजन को जीवाणुनाशक बनाना। क्या एंजाइम्स रासायनिक प्रक्रियाओं में समाप्त हो जाते हैं? तो हाँ, जो एंजाइम होते हैं वो रासायनिक प्रक्रियाओं में समाप्त हो जाते हैं। क्या जिगर किसी एंजाइम का श्रवण करता है? नहीं दोस्तों, जिगर जो होता है किसी एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। वसा अम्ल, वसा क्या दोस्तों? वसा अम्ल, वसा अम्ल किसके पाचन होकर बनता है? तो वसा अम्ल जो वसा का पाचन होकर के बनता है, किसका पाचन होकर बनता है दोस्तों? तो वसा का पाचन होकर के बनता है दोस्तों। थोड़ा सा इसको और छोटा करते बस ताकि दिखे पूरा, है ना। उपवास के दिनों में मनुष्य किस संग्रहित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है? तो उपवास के दिन मनुष्य सबक्यूटिनियस वसा व यकृत से पाचन करता है, यकृत ऊर्जा से करता है। किसी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो किसी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया इंजेशन कहलाती है। इंजेशन। भोजन के तुरंत बाद या सुबह के समय में से मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? तो भोजन के तुरंत बाद या सुबह के समय में मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक भोजन के तुरंत बाद होती है। किसके बाद होती है? भोजन के तुरंत बाद होती है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है। मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन के द्वारा होता है। अमाशय रस में पाए जाने वाले 3 तत्वों के नाम बताइए। तो अमाशय रस में पाए जाने वाले 3 तत्व रेनिन, पेप्सिन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन कौन से दोस्तों? एक रेनिन हो गया, पेप्सिन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये 3 तत्व पाए जाते हैं अमाशय में दोस्तों। कितने तत्व पाए जाते हैं? ये 3 तत्व पाए जाते हैं, रेनिन, पेप्सिन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। आगे दोस्तों, करें इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग बेस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? बैंटिंग और बेस्ट के द्वारा की गई थी। मनुष्य के शरीर में रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाती है। रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन शरीर के किस अंग में होता है? तो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की फालतू मात्रा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस अंग में होता है दोस्तों? तो यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। निर्जलीकरण में शरीर में साधारणतया किस चीज की कमी हो जाती है?
तो निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन बोला जाता है ना इंग्लिश में, तो निर्जलीकरण में जो बच्चे के शरीर में साधारणतया साधारण नमक व जल की कमी हो जाती है, साधारण नमक या जल की कमी हो जाती है। जठर रस किस प्रकार का होता है? तो जठर रस अम्लीय प्रकार का होता है। आंत रस किस प्रकार का होता है? तो आंत रस क्षारीय प्रकार का होता है। क्या लाइपेज वसा का पाचन करता है? तो हाँ, लाइपेज किसका पाचन करता है दोस्तों? वसा का पाचन करता है। शब्द बीएमआर का क्या अर्थ है? तो शब्द बीएमआर का बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। क्या होता है दोस्तों? बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय हटा दिया जाए तो वसा के पाचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि पित्ताशय हटा दिया जाए तो वसा के पाचन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वसा पाचन असंभव होगा दोस्तों। तो वसा पचेगा ही नहीं, है ना, यदि पित्ताशय हटा दिया जाए तो। जठर रस में पाए जाने वाले 3 तत्वों के नाम बताइए। तो जठर रस में पाए जाने वाले 3 तत्व रेनिन, पेप्सिन एवं श्लेष्म। प्रोटीन पाचन एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन पाचन एंजाइम को काइमोट्रिप्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काइमोट्रिप्सिन कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स किसकी आधार इकाई होती है? तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियक अम्ल की आधार इकाई होती है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। वह ऊर्जा जो हम तुरंत प्राप्त करते हैं किस रूप में संग्रहित तथा स्थानांतरित होती है? तो वह ऊर्जा जो हम तुरंत प्राप्त करते हैं उसे माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंजाइम, विटामिन तथा हार्मोन सभी को जैविक रसायनों के समूह में क्यों वर्गीकृत किया जा सकता है? तो एंजाइम, विटामिन तथा हार्मोन सभी को जैविक रसायनों के समूह में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म में सहायक होने के कारण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में सम्मिलित 3 तत्वों के नाम बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट में सम्मिलित 3 तत्व वसा, शर्करा एवं प्रोटीन है। शिशु के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो शिशु के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक प्रोटीन है। क्या ताप एवं ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते हैं? हाँ, तो ताप एवं ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते हैं। ऊतकों के निर्माण एवं टूटने फूटने पर उनकी मरम्मत का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ऊतकों के निर्माण एवं टूटने फूटने पर उनकी मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा संपन्न होता है। अरहर, मटर एवं सोयाबीन में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो अरहर, मटर एवं सोयाबीन में। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। स्तन से पोषित नवजात शिशु एवं बोतल से दूध पीने वाले शिशुओं में जब तुलना की जाती है तो कौन से शिशु को कम विटामिन व प्रोटीन प्राप्त होता है? दोस्तों जो बोतल से दूध पिएगा जाहिर सी बात है उस शिशु को कम विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन और प्रोटीन कम प्राप्त होगा, क्योंकि माँ के जो दूध में होता है उसमें सर्वगुण सब कुछ होता है, सारा कुछ होता है उसमें, सभी प्रोटीन्स होती है ना, विटामिन सभी होती है, सभी विटामिन होती है उसमें। तो एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 2900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क मनुष्य के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क मनुष्य के लिए 3900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए
कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितनी दोस्तों? 20। फिर आगे है दोस्तों, प्रोटीन एवं वसा में से प्रोटीन एवं वसा में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दोस्तों प्रोटीन एवं वसा में से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो वसा से प्राप्त होती है। मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है। हड्डियों तथा दांतों में क्या सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो हड्डियों तथा दांतों में कैल्शियम तथा फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है दोस्तों। ये दो होते हैं दोस्तों, कैल्शियम तथा फास्फोरस होते हैं। एक थका हुआ पहलवान किसके द्वारा पुनः शक्ति को प्राप्त कर सकता है? तो थका हुआ पहलवान पुनः शक्ति को प्राप्त कर सकता है प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? प्रोटीन के द्वारा पुनः शक्ति प्राप्त कर सकता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य पेट में अम्लता कम करना होता है। पेट में अम्लता क्या होता है? कम करना होता है। लोहा, फास्फोरस एवं सोडियम में से कौन सा खनिज लवण शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा, फास्फोरस एवं सोडियम में से तो जो क्या पाया जाता है दोस्तों? तो ये लोहा खनिज क्या होता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? शरीर में। भोजन में लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में लौह तत्व की कमी से वर्णांधता होता है। वर्णांधता रोग हो जाता है। गाजर, हरी सब्जियों एवं दूध में से आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो गाजर, हरी सब्जियों एवं दूध से आयरन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत हरी सब्जी होता है दोस्तों। जो खासकर अगर हम बात करें जैसे पालक है, पालक में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। तो जिसको अगर वर्णांधता वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी की कमी से वर्णांधता होता है, तो पालक वगैरह ढेर सारा खाना चाहिए दोस्तों। मतलब पालक है, हरी सब्जी हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर ही रहता है तो वह सामान्यतः किस रोग का रोगी होगा? तो वह सामान्यतः स्कर्वी रोग का रोगी होगा। केसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो केसीन का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। ग्रीष्म काल में प्रोटीन तथा वसा में से किसका उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए? तो ग्रीष्म काल में प्रोटीन तथा वसा में सबसे किसका उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए दोस्तों? तो वसा का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए। सूर्य का प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण शरीर के किस भाग पर होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा पर होता है। कुछ जंतुओं का अपना अर्धठोस मल खाने का क्या कारण है? तो कुछ जंतुओं का अपना अर्धठोस मल खाने का सेलुलोज के दोबारा पाचन के लिए। जो जंतु अपना अर्धठोस मल खा लेता है वह किस प्रकार के जंतु कहलाते हैं? तो जो जंतु अपना अर्धठोस मल खा लेता है वो मलभोगी कहलाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ विटामिन की जो है मात्रा पर्याप्त होती है। कौन सी? विटामिन की। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक होता है? तो कैल्शियम हड्डी, दांत एवं हृदय की श्वसन के लिए आवश्यक होता है। हृदय की श्वसन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि और हानि होती है। आमाशय की दीवार को क्या आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन पेरिस्टा पेरिस्टालिस कहलाता है। पेरिस्टालिस कहलाता है दोस्तों।
वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन डी, विटामिन B12 होता है, इसमें कोबाल्ट होता है। दोस्तों इनके जैसे रासायनिक, विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल है दोस्तों। किसका है? विटामिन ए का रेटिनॉल होता है रासायनिक नेम। बी का क्या होता है? बी का थायमीन होता है। और सी का स्कारबिक एसिड। और डी का कैल्सीफेरॉल। और ई का टोकोफेरॉल, है ना। अब आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। दोस्तों कैसे याद करेंगे जो जल में घुलनशील? WBC। WBC का मतलब होता है कि वाटर, वाटर में कौन सा घुलनशील है? WBC। तो इसका मतलब होता है जल में घुलनशील, तो WBC। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? क्योंकि अगर यहाँ बात करें, W मतलब वाटर होता है और B और C दोनों घुलनशील है, WBC। तो लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, रहता है? तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। वह कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों जो विटामिन सी है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। तो विटामिन क्या है? विटामिन जैव यौगिकी है। क्या है? जैव यौगिकी है। वह कौन सा विटामिन है जो रक्तस्राव को रोकता है? तो विटामिन के रक्तस्राव को रोकता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। वह कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी, मानसिक हास, मसूड़ा और सूजन तथा उनके रक्तस्राव को रोकता है? तो विटामिन सी जो है ये मसूड़ों के जो रक्तस्राव होता है उनको रोकता है। गाजर में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का अम्लीय नाम क्या है? तो विटामिन सी का अम्लीय नाम स्कारबिक एसिड है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो एक शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है। दोस्तों जो शराबी व्यक्ति होता है उसमें विटामिन सी की कमी होती है। 30 वर्षीय एक युवक को प्रतिदिन कितनी विटामिन ए की आवश्यकता होती है? तो 30 वर्षीय एक युवक को प्रतिदिन 5000 IU, है ना, मतलब जो विटामिन की आवश्यकता होती, कितनी? 5000 IU की आवश्यकता होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? तो विटामिन शब्द फंक के द्वारा दिया गया। औसत भार की 30 वर्षीय एक युवक को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की आवश्यकता होती है? तो औसत भार के 30 वर्षीय एक युवक को प्रतिदिन 60 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। क्या विटामिन सी दूध में पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता दोस्तों, और सभी विटामिन मिलती है लेकिन विटामिन सी दूध में नहीं मिलती है। दूध में पाए जाने वाले दो विटामिन के नाम बताओ। तो दूध में पाए जाने वाले विटामिन, विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव एक मिनट में कितनी बार, अब दोस्तों श्वसन तंत्र है, क्या है? रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन श्वसन तंत्र। मानव एक मिनट में कितनी बार श्वसन लेता है? तो मानव एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितनी बार दोस्तों? 16 से 18 बार सांस लेता है। श्वसन के द्वारा शरीर के किस भाग में हवा भरी जाती है? तो श्वसन के द्वारा शरीर में फेफड़ों में हवा भरी जाती है। श्वसन क्रिया में जो वायु ली जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है?
तो श्वसन क्रिया में जो वायु ली जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, 21%। श्वसन क्रिया में जो वायु बाहर निकाली जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो श्वसन क्रिया में जो वायु ली जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 21% होती है। श्वसन क्रिया में जो वायु बाहर निकाली जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 16% होती है। 21% कितनी होती है? जो क्रिया में वायु ली जाती है, वायु हम लोग 21% लेते हैं श्वसन क्रिया में, लेकिन जो बाहर निकालते हैं उसमें है ना, निकाली जाती है वो 16% निकालते हैं। मतलब 5% क्या करते हैं हम लोग? यूज कर लेते हैं। एक बार श्वसन लेने में लगभग कितनी वायु फेफड़ों में जाती है? तो एक बार श्वसन लेने में लगभग 500 मिलीलीटर वायु फेफड़ों में जाती है। जब कोई मनुष्य श्वास लेता है तो ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित किस पदार्थ से संयोग करता है? तो जब मनुष्य श्वास लेता है तो ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित पदार्थ हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। किससे? हीमोग्लोबिन से संयोग करता है। हीमोग्लोबिन तथा हीमोसाइनिन में से कौन सा श्वसन वर्णक प्रमुख होता है? तो हीमोग्लोबिन तथा हीमोसाइनिन में से प्रमुख वर्णक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है? तो कोशिका में होता है। किस में होता है दोस्तों? कोशिका में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन जो कोशिका हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले इसके और कई पार्ट हैं, तो पूरा जो बेसिकली वनडे एग्जाम में पूछा जाता है ना, जितना बायोलॉजी है और आपका जो रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, जय माता दी।